वेलकम टू नौकरी बातिक। यहाँ हर टॉपिक को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं जिससे आपको एक बार में ही समझ आ जाए। हाँ, और आज की चर्चा सच में बहुत ही मजेदार होने वाली है। बिल्कुल। तो आज का टॉपिक है भारत का भूगोल, द एपिक ब्लूप्रिंट ऑफ भारत। ये बेसिकली एक जीरो टू एडवांस्ड मास्टर क्लास है। राइट, ये मास्टर क्लास स्पेशली यूपीएससी, एसएससी और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए डिजाइन की गई है। सही बात है। तो आज का मिशन क्या है? हम सिर्फ एटलस पर बनी लाइंस नहीं देखने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मेन गोल ये समझना है कि इंडिया का ज्योग्राफी कैसे उसकी हिस्ट्री, क्लाइमेट और नेशनल सिक्योरिटी का एक कैनवस बनता है। एकदम सही कहा। ज्योग्राफी कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है ना। एग्जैक्टली और आज हम बिल्कुल एक एनर्जेटिक टीचर डुओ की तरह इसको अनपैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज। विश्व में भारत और उसका विस्तार। हाँ, तो सबसे पहले नंबर्स पर आते हैं। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। 32,87,263। सही। लेकिन इस नंबर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा जो टीचिंग फ्रेमवर्क है उस पे चलते हैं। सबसे पहले ये क्या है? ये भारत की ग्लोबल पोजीशन है, ये हमारी फिजिकल रियलिटी है। राइट। और दूसरा सवाल, ये क्यों बना, या ये इतना एरिया क्यों जरूरी है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में स्केल सब कुछ होता है। इंडिया का जियोपॉलिटिकल स्केल और ग्लोबल डोमिनेंस समझने के लिए ये वास्टनेस जरूरी है। मतलब जिसके पास ज्यादा जमीन उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज, राइट? बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट, ये कैसे काम करता है? तो ये काम करता है हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर टोटल लैंड मास को मेजर करके। अच्छा, इस स्केल को थोड़ा रियल लाइफ में समझते हैं। दिमाग में इमेज नहीं बनती 32 लाख की। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। हाँ, रोम के पास। राइट। अगर वेटिकन सिटी को उठाकर इंडिया के नक्शे पर रखा जाए ना, तो वो एक दो बार नहीं, हजारों बार फिट हो जाएगा। ओह वाओ। हजारों बार। हाँ, इतना विशाल है हमारा देश। ये रियल स्केल है। ये टॉपिक अप टू टेट, सीटेट, डीएसएसबी ऑल टीचिंग एग्जाम्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछा जाता है। इसलिए इस एरिया की रैंकिंग याद रखना मस्ट है। बिल्कुल। एरिया वाइज इंडिया 7th नंबर पर है, ये सबको पता होता है। हाँ, इसके लिए एक ट्रिक भी तो है अपने पास। रुक, चीन अब आ भारत आया। ये ट्रिक बहुत सॉलिड है। रू से रशिया, के से कनाडा, फिर चीन यानी चाइना, ए से अमेरिका यानी यूएसए, बी से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। राइट। लेकिन यहाँ एक वार्निंग देनी पड़ेगी। हाँ। एक कॉमन मिस्टेक होती है एग्जाम में। हाँ, स्टूडेंट्स हमेशा भूल जाते हैं कि 8th रैंक पर कौन है। रैंक पूछ लेते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना 8th पर है। अब डायमेंशंस की बात करते हैं। इस मैप में ये एरिया हाईलाइट किया गया है, इसको देखिए। हाँ, जो नॉर्थ से साउथ का स्पैन है वो है 3214 किलोमीटर्स। और ईस्ट से वेस्ट? वो थोड़ा कम है, 2933 किलोमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम चौड़ाई से ज्यादा लंबाई में फैले हुए हैं। राइट। एक टॉल रेक्टेंगल की तरह स्ट्रेच होता है भारत। नॉर्थ से साउथ प्रैक्टिकली लंबा है। ये टॉल रेक्टेंगल वाली इमेज दिमाग में एकदम फिट हो गई। अब इस रेक्टेंगल को बांधने वाले इनविजिबल ग्रिड पर आते हैं। सेगमेंट 2, कर्क रेखा और मानक समय, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी। इस फ्लो चार्ट से हमें यह समझ आता है कि कैसे अर्थ की रोटेशन और लॉन्गिट्यूड से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल। दो सबसे मेन लाइंस हैं। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पर है, जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करती है ना? हाँ, ये देश को लगभग 2 हाफ्स में बांट देती है। एक हिस्सा गर्म और दूसरा थोड़ा ठंडा। और दूसरी लाइन? दूसरी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी। ये 82.5 डिग्रीज ईस्ट पर है और ये टाइम कंट्रोल करती है। अब समझिए इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। अगर लंदन में दोपहर के 12 बजे क्रिकेट मैच शुरू होता है ना, तो हम इंडिया में उसे शाम 5:30 बजे देखते हैं। सही कहा, क्योंकि हम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स का ही कमाल है। अब इन लाइंस पर बेस आने वाले एग्जाम क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्टेट्स और सिटीज बहुत पूछते हैं। इसके लिए बहुत मजेदार ट्रिक्स है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सिटीज के लिए ट्रिक है गुरबा। गुरबा? जी से गांधीनगर, हाँ। ऊ से उज्जैन, हाँ। आर से रांची, बी से भोपाल और ए से अगरतला। इसमें एक और फैक्ट है ना कि रांची एग्जैक्टली लाइन के ऊपर है। एकदम एग्जैक्टली ऑन द लाइन। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स में आया है। और स्टेट्स की बात करें तो आईएसटी 5 स्टेट से गुजारती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से। राइट। तो आईएसटी और कैंसर के स्टेट्स कैसे याद रखें? इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ।
यूपी एमपी और 36 अंधों को ले उड़ी। अरे वाह, तो यूपी और एमपी तो क्लियर है। हाँ, 36 से छत्तीसगढ़, अंधों से आंध्र प्रदेश और उड़ी से उड़ीसा। ये बहुत इजी हो गया। लेकिन इसमें सबसे खास पॉइंट क्या है पता है? द मास्टर इंटरसेक्शन। ओ हाँ, जहां ये दोनों लाइंस काटती हैं एक दूसरे को। एग्जैक्टली। पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसी ओनली 2 स्टेट्स हैं जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये एकदम ज्योग्राफी और ज्योमेट्री का मास्टर स्ट्रोक है ना? पर मेरे दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है हमारे फ्रेमवर्क से। अगर ये फेल हो जाए तो क्या होगा? मतलब अगर पूरे देश में एक सिंगल आईएसटी ना हो तो? हाँ, अगर हर स्टेट अपना टाइम चलाने लगे। ओह, तब तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। सोचो अगर रेलवेज के टाइम जोन्स अलग हो गए। अरे बाप रे, ट्रेन यूपी से निकलेगी एक टाइम पर और बिहार पहुंचते ही टाइम चेंज। एग्जैक्टली। फ्लाइट शेड्यूल्स और ट्रेन्स में इतना कंफ्यूजन होगा कि एक्सीडेंट रेट्स बढ़ जाएंगे। ये लाइन एक्चुअली पूरे देश को बाइंड करती है। तो ये तो हो गया टाइम और क्लाइमेट। अब थोड़ा बॉर्डर्स के एक्सट्रीम लिमिट्स की बात करते हैं। भारत के अंतिम बिंदु यानी द एक्सट्रीम्स एंड टेरिटोरियल फ्रंटियर्स। अपने फ्रेमवर्क पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये क्या है? फ्रंटियर्स का मतलब एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं जो इंडिया के आउटर मोस्ट बाउंड्रीज को मार्क करते हैं। और ये कब यूज होता है या क्यों जरूरी है? ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हमारी मिलिट्री को पता होना चाहिए कि लास्ट इंच ऑफ लैंड कहाँ है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिफाइन करने के लिए। सही। इसमें एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है साउथ टिप को लेकर। कन्याकुमारी वाला। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि कन्याकुमारी हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन वो सिर्फ मेनलैंड साउथ टिप है। केप कोमोरिन जो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ पर है। और जब हम पूरे इंडिया की बात करते हैं आइलैंड्स को मिलाकर, तब हमारा कंप्लीट साउथ टिप बनता है इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट भी कहते थे। राइट, जो ग्रेट निकोबार में 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ पर है। ये डिफरेंस एग्जाम में पक्का फंसाता है। बिल्कुल। अब बाकी 4 पिलर्स की बात कर लेते हैं। नॉर्थ में हमारा एंड पॉइंट कहाँ है? नॉर्थ में है इंदिरा कोल। ये जे&के और लद्दाख रीजन में एकदम फ्रीजिंग टिप पर है, सियाचिन के पास। अच्छा, और ईस्ट में? ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, जिसे वालंगू भी कहते हैं। और अपना वेस्ट एक्सट्रीम? वेस्ट एक्सट्रीम गुजरात में है, ग्वार मोती या फिर सरक्रीक एरिया। अब इन एक्सट्रीम्स को याद रखने के लिए स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। हाँ, दोनों का नाम इंदिरा से शुरू होता है ना। इसकी ट्रिक सिंपल है। अल्फाबेट में सी पहले आता है और पी बाद में आता है, राइट? हाँ, सी फॉर कोल और पी फॉर पॉइंट। और डायरेक्शंस में हम जनरली पहले नॉर्थ बोलते हैं फिर साउथ। तो पहले सी आएगा यानी नॉर्थ में इंदिरा कोल और बाद में पी आएगा यानी साउथ में इंदिरा पॉइंट। ओह वाओ, ये तो एक बार में ही समझ आ गया। सी पहले तो नॉर्थ, पी बाद में तो साउथ। है ना मजेदार? चलिए, एक्सट्रीम्स तो हो गए, अब चलते हैं सेगमेंट 4 पर, द कॉन्टिनेंटल वॉल्स एंड ओशनिक मोट्स। यानी स्थलीय और जलीय सीमा, लैंड एंड वाटर बॉर्डर्स। ये डायग्राम ये दिखाता है कि हमारी सीमा प्रैक्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाँ, एक हमारी लैंड बाउंड्री जो हम 7 सॉवरेन नेशंस के साथ शेयर करते हैं, और दूसरी वाटर बाउंड्री। लैंड बाउंड्री का अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेना तो वाघा अटारी बॉर्डर सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। वेस्टर्न बाउंड्री पर वो जो परेड होती है वो दिखाती है कि बॉर्डर सिर्फ लाइन नहीं है, एक लिविंग बाउंड्री है। अब इस इमेज में आप देख रहे हो कि बॉर्डर लेंथ्स की एक लिस्ट है। इसको डिसेंडिंग से असेंडिंग स्टेयरकेस पैटर्न में समझते हैं। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा किसके साथ है? सबसे लंबा है बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर्स। और सबसे छोटा? अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर्स। अब यहाँ एक मैथमेटिकल इल्यूजन है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। कैसा इल्यूजन? विजुअली नक्शे पर देखने से लगता है कि चाइना का बॉर्डर सबसे लंबा होगा क्योंकि वो ऊपर से लेकर ईस्ट तक पूरा फैला हुआ है। हाँ, नक्शे में तो चाइना ही सबसे बड़ा लगता है। पर बांग्लादेश का बॉर्डर इतना जिगजैग है ना, उसमें इतने कर्व्स हैं कि अगर उसको मैथमेटिकली लंबा खींचकर नापें तो वो चाइना से बड़ा निकलता है। अच्छा, मतलब शेप घूम घूम कर इतनी लंबी हो गई है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ मैं एक और टीचर्स टिप देना चाहूंगे बफर स्टेट्स के बारे में। हाँ, सिक्किम वाली टिप ना। राइट। सिक्किम एक परफेक्ट बफर स्टेट है। ये अकेला ऐसा स्टेट है जो 3 अलग नेशंस के साथ बॉर्डर बनाता है। नेपाल, चाइना और भूटान, राइट? सही।
ये 3 पावर्स के बीच एक नेचुरल पीस कीपिंग वॉल की तरह खड़ा है। ये हुई लैंड बॉर्डर्स की बात। अब आते हैं द कोस्ट्स पर, जलीय सीमा। टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं अपने पास। इसमें सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की ना? हाँ, और सबसे छोटी गोवा की है। लेकिन एग्जाम्स के लिए सबसे खास कोस्ट कोई और है। कौन सा? केरला का मालाबार कोस्ट। अच्छा, वो क्यों इतना खास है? क्योंकि हमारा जो मॉनसून है ना, वो सबसे पहले इंडिया में यहीं से स्ट्राइक करता है, यहीं से एंटर करता है। अरे हाँ, तो मतलब मालाबार कोस्ट एक ट्रिगर पॉइंट हो गया हमारे क्लाइमेट और एग्रीकल्चर के लिए। बिल्कुल, वहां से बारिश शुरू होती है तो पूरे देश का इकोनॉमी साइकिल चालू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी सीधा सीधा पैसों से और खेती से जुड़ी है। एकदम। वैसे कोस्ट्स में कॉमन मिस्टेक और होती है। वेस्ट बंगाल वाली। हाँ, स्टूडेंट्स को लगता है कि वेस्ट बंगाल तो सिर्फ एक लैंड बॉर्डर स्टेट है, क्योंकि वो बांग्लादेश के साथ जुड़ा है, पर वो तो नीचे बे ऑफ बंगाल में भी टच करता है। एग्जैक्टली, वो ईस्टर्न कोस्ट का एंड पॉइंट भी फॉर्म करता है स्वर्ण रेखा रिवर तक। तो ये लैंड और वाटर दोनों बाउंड्री बनाता है। ये टॉपिक सच में आंखें खोलने वाला है। अब आखिरी सेगमेंट पर आते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स और मैरिटाइम राइट्स। यानी समुद्र में हमारी सीमा का निर्धारण। समुद्र में जमीन की तरह किलोमीटर नहीं चलते ना? नहीं, वहां मेजरमेंट की यूनिट नॉटिकल माइल्स होती है, यानी एनएम। और इसका फॉर्मूला होता है 1 nm = 1.852 किलोमीटर्स। राइट। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि एक बेसलाइन बनी हुई है। ये बेसलाइन स्टार्ट कहाँ से होती है? ये चेन्नई कोस्ट से स्टार्ट होती है। वहां से हम समुद्र की डेप्थ और डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब इस पर भी 6 पॉइंट फ्रेमवर्क लगाते हैं। पहला, ये क्या है? ये हमारा टेरिटोरियल सी है। दूसरा, ये क्यों बना? इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड और नेवल डिफेंस को रेगुलेट करने के लिए, ताकि सबको पता हो कि किसकी लिमिट कहाँ तक है। तीसरा, ये कैसे काम करता है? ये चेन्नई वाली बेसलाइन से एग्जैक्टली 12 नॉटिकल माइल्स तक ओशन में एक्सटेंड होता है। और चौथा पॉइंट, ये कब यूज होता है? जब हमें अपने मैरीटाइम राइट्स क्लेम करने हो, जैसे ऑयल निकालना या फिशिंग राइट्स। पांचवा सवाल, अगर ये बदल जाए तो क्या होगा? इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उस पे सीधा असर पड़ेगा, हमारी बाउंड्रीज वीक हो जाएंगी। और आखिरी सवाल, अगर ये फेल हो जाए तो क्या होगा? तो भाई साहब, फिशिंग और रिसोर्सेज पर दूसरे देश आके कब्जा कर लेंगे, हमारे मछुआरे भूखे मर जाएंगे। ये रियल लाइफ में इसका यूज होता है? बहुत क्रिटिकली। इसका मतलब इन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर हमारी पावर बिल्कुल वैसी है जैसे जमीन पर। एकदम एब्सोल्यूट कंप्लीट राइट्स हैं, पानी पर, उसके नीचे मिनरल्स पर और उसके ऊपर के एयर स्पेस पर भी। ओ वाओ, मतलब समुद्र भी हमारी टेरिटरी है, लिक्विड फॉर्म में। एग्जैक्टली, लिक्विड लैंड। तो आज हमने एक कंप्लीट मास्टर ब्लूप्रिंट देख लिया भारत का। हाँ, इस समरी मैट्रिक्स को देखिए। कर्क रेखा, IST, हमारे चारों एक्सट्रीम पिलर्स और 7 नेबर्स, और साथ में वो 12 नॉटिकल माइल्स वाला समुद्र। ये सब मिलकर इंडिया का लिविंग एटलस बनाते हैं। बिल्कुल। हिस्ट्री का कैनवस ये ज्योग्राफी है। पर मैं लिसनर्स के दिमाग में एक थॉट छोड़ के जाना चाहता हूँ। आज हमने इतनी बाउंड्रीज की बात की, पर जरा सोचिए, अगर नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स नहीं होते तो हमारे फाइनल बाउंड्रीज और इंडियन क्लाइमेट आज कैसा होता? वाओ, ये तो बहुत डीप थॉट एक्सपेरिमेंट है। ठंडी हवाएं सीधी इंडिया में आती और मॉनसून के बाद पागी निकल जाते हैं बिना हिमालय से टकराए। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर स्टूडेंट्स खुद डीप डाइव कर सकते हैं। सही में, ये पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। तो आज ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी नौकरी प्रतीक के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपका सक्सेस पार्टनर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।